नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे सीएम सोरेन के घर पर पहुंची ईडी की टीम की, लालू पर गिरी ईडी की गरज की, ज्ञानवापी पर एससी के फैसले की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, पीएम मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा की। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, बता रहे हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। बोर्ड की परीक्षाएं अब कुछ ही दिनों में आने वाली हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाओं से बच्चे तनावग्रस्त ना हो, उन्हें किसी प्रकार की चिंता ना हो, इसको लेकर आज दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, साथ ही उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को भी देखे, बच्चों के साथ अब कई सारे टिप्स साझा किए और परीक्षा को लेकर कई सारी बातें बताई। आपको बताएं कि हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित होता है, जिस पे प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, उन बच्चों से मिलते हैं जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, और साथ ही उनका तनाव कम करने के लिए, उनके स्ट्रेस को लेकर और साथ ही कई मुद्दों पर, चाहे वो सेहत हो, पढ़ाई हो, तमाम मुद्दों पर पीएम बच्चों से बातचीत करते हैं और उनके सुझाव सुनते हैं और अपने टिप्स भी देते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इस साल की बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट कैसा रहता है। पीएम मोदी ने टिप्स तो दे दी, और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सुशील बहल। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची ईडी की टीम। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सादिक खान। इन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम आज सुबह से दिल्ली स्थित शांति निकेतन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर मौजूद है, जहां पूछताछ के लिए लगातार अंदर जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ करती हुई यहां टीम नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हेमंत सोरेन का आवास है, 517 शांति निकेतन आवास ये है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रात्रि तक भी हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम 3 जगह छापेमारी कर चुकी है। लगातार ईडी की टीम उन्हें सर्च कर रही है, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं चल पाया। अंदर भी हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की टीम के बताया जा रहा है कि 5 सदस्य मौजूद हैं, जो लगातार अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हेमंत सोरेन का कोई पता नहीं चल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशू के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सीएम हेमंत के रांची और दिल्ली आवास पर पहुंची ईडी की टीम। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता ज्योति निषाद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि आज ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापेमारी की, जहां पर सीएम सोरेन नहीं मिले। आपको बता दें कि ईडी ने उनसे 29 से 31 के बीच का समय मांगा था। उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि 29 से 31 के बीच का समय दीजिए, लेकिन इस पर सीएम सोरेन का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद ईडी ने उनके दिल्ली आवास पर छापा मारा, लेकिन जहां पर सीएम सोरेन नहीं मिले। सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। किस वजह से बुला रही है पूछताछ ईडी के लिए, बता रही हैं हमारे संवाददाता शिवम दुबे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को ईडी ने सम्मन भेजकर आज पटना स्थित कार्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया है, जहां पर 11 बजे लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर पहुंचे और वहां पर उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि कथित लैंड फॉर जॉब यानी ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है और लालू प्रसाद यादव से पूछताछ भी हो रही है। आपको बता दें कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये दायर किया है या उसमें रिपोर्ट किया है कि 2004 से 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तो उस वक्त ज़मीन के बदले नौकरी देने के मामले में जब वो रेल मंत्री थे, तो उन्होंने ग्रुप डी में अलग अलग भर्तियां करवाई थी और नौकरी के बदले ज़मीन के मामले में। इस मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हो रही है। वहीं पर उनकी बेटी मीसा भारती भी इस वक्त ईडी दफ्तर में मौजूद है, खाना लेकर पहुंची हुई थी अपने पिताजी के लिए। और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट आता है और वो ये कहती हैं कि मेरे पिताजी को अनाहक बिना किसी वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। जबकि ज्ञानवापी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या हुई सुनवाई में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। ज्ञानवापी मंदिर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जहां पर हिंदू पक्ष ने लगातार 32 ऐसे प्रमाण दिए, जहां पर तथ्य सबूत दिखे गए, यानी कि सदियों पुराना मंदिर वहां पर साबित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये आज का नहीं, अनंत काल का है, यानी यहाँ पर विश्वनाथ
भगवान का मंदिर हुआ करता था। कई सदियों पुराने भी प्रमाण हुआ मिले। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को ये बहुत बड़ा झटका मिला। लगातार अब जो हिंदू पक्ष है सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मंदिर बनाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, इसका स्वागत किया है कि यहाँ पर मंदिर था, मंदिर ही बनेगा। यानी कि जो प्रमाण मुस्लिम लगातार पक्ष लगाता था कि यहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है, उसमें सबूत के तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर मंदिर ही था। पर अब मथुरा में शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या रहा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। मुस्लिम पक्ष द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में 2 SLP पर सुनवाई थी, यानी 2 विशेष याचिकाओं पर सुनवाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए दोनों को सुना, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को सुना, और उसके बाद जो है अप्रैल के मिड सेशन की तारीख उसमें नियत कर दी गई है, यानी अप्रैल के बीच में तारीख दी जाएगी। तारीख अभी हालांकि डिक्लेयर नहीं हुई है, 1-2 दिन में तारीख डिक्लेयर होने का अनुमान है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन अप्रैल की माह की तारीख जो है देना बताया गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां यूसीसी कानून लागू होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो यूसीसी को लेकर अपनी अंतिम कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा होने की दिशा में बढ़ चुका है। यूसीसी के लिए जो ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया था वो ड्राफ्ट कमेटी आगामी 2 फरवरी को अपना ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार को यहाँ पर सौंपेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा उस ड्राफ्ट का कानूनी परीक्षण करने के बाद उसे कैबिनेट में लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। कैबिनेट में लाने के बाद उसे सदन के पटल पर लाया जाएगा और उत्तराखंड राज्य में जल्द ही यूसीसी कानून लागू होगा। उत्तराखंड में कांग्रेस दावेदार रख रहे हैं अपनी अपनी दावेदारी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे के बाद जो दावेदार हैं लोकसभा चुनाव के, वो अपनी क्षेत्र की समस्याएं सामने ला रहे हैं। वहीं इसके तहत जो हरिद्वार से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने आज हरिद्वार की जो समस्या है वो उजागर करी और उजागर यह किया गया कि जो टिहरी से विस्थापित लोग वहां पर रह रहे हैं पथरी क्षेत्र में, उन्हें अभी तक जो भूमि का अधिकार है वो नहीं मिला है। और इसी के तहत उन्होंने मांग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनको भूमि का अधिकार दिया जाए। वहीं मंत्रिमंडल में इसकी बैठक की जाए और साथ साथ इसका संविधान सामने रखा जाए। वहीं उन्होंने अपनी 2016 में उन्होंने कहा कि इसका हम निवारण कर रहे थे, लेकिन जब सरकार बदली तो उसके बाद जो उसका निवारण है वो सरकार नहीं कर पाई है, जिसके बाद इसे विधानसभा पटल में भी रखा गया था, लेकिन फिर भी सरकार इसमें जो अधिक की कार्रवाई थी वो नहीं कर पाई। उन्होंने हरिद्वार में सीएम धामी ने अयोध्या जाने वाली स्पेशल ट्रेन को दिखाई है हरी झंडी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद हरिद्वार से एक विशेष आस्था ट्रेन यहां से चलाई गई है, जिसमें करीबन 1500 यात्री यहां से हरिद्वार से पूरे कह लीजिए पूरे गढ़वाल से यहां से अयोध्या पहुंचेंगे। कल ये ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी, जिसका आज फ्लैग ऑफ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वो अयोध्या जाने के लिए कितने उत्साहित इस ट्रेन में दिखाई दे रहे हैं। करीबन 22 कोच की ये ट्रेन आज यहाँ से रवाना हो रही है, जो कल अयोध्या पहुँचेगी और जिसमें जो 1500 यात्री यहाँ से रवाना हुए हैं वो रामलला के दर्शन करेंगे। जो लगातार ये जो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ट्रेन में जो यात्री हैं कितना उत्साहित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विकास चौहान, हरिद्वार। लखनऊ में अगले डीजीपी के नाम को लेकर मंथन चल रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ बैंक। 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी विजय कुमार रिटायर हो रहे हैं। इनके रिटायर होने के बाद सेवा विस्तार की संभावनाएं कम मानी जा रही हैं। अब पैनल में 5 नाम भेजे जा रहे हैं। सबसे पहला नाम सीबीसीआईडी डीजी आनंद कुमार का रहा है, हालांकि वह 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद आईपीएस प्रशांत कुमार, जिन्होंने करीब 300 एनकाउंटर किए हैं, उनका भी नाम शामिल होना बताया जा रहा है। इसके बाद नाम आता है अगले डीजीपी मुखिया विजय कुमार का, हालांकि वह डीजीपी रहते हटा दिए गए थे। इन सब नामों में डीजी जेल
एसएन सावत का भी नाम शामिल होना बताया जा रहा है। संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दिया एक बड़ा बयान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सिंह। धर्मपाल सिंह केंद्रीय मंत्री आज जनपद संभल पहुंचे और उन्होंने सभागार में एक बैठक की, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तो इसी को लेकर के प्रेस वार्ता करते हुए उनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार में अच्छे कार्य किए गए हैं, तो इसी को लेकर के गठबंधन तभी तंज कसते हुए कहा कि ये कितने भी जोर लगा लें, इनकी कोई भी सीट नहीं आने की है। जिस तरीके से बीजेपी के खाते में 80 सीटें जाएंगी, उसी को लेकर के नीतीश कुमार से भी कहा कि जो अच्छे इंसान है और जो है उन्हें बीजेपी की जरूरत है, उन्होंने अच्छा किया, कुछ समय पहले आना चाहिए था, ये अब देर से आए, कोई बात नहीं, उनका हम सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। बात की जाए तो जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता हम पहुंचे और उनके साथ बैठक की गई है, अगले चुनाव की तैयारी बनाई जा रही है। जिस तरह देखा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री का कहना है कि जिस तरह से गठबंधन में कितना ही जोर लगा ले, उनके खाते में कोई सीट नहीं जाएगी, क्योंकि बीजेपी ये अच्छे कार्य कर रही है। सबका साथ, सबकी विकास की बात करते हैं, सबका हम साथ देते, सबके विकास के कार्य करते हैं, सभी जनता खुश है, इसलिए बीजेपी को चाहती है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। उन्नाव में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निखिलेश सिंह। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना ने सांसद साक्षी महाराज के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और वहीं से चुनाव का शंखनाद फूंक दिया है। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करवाया और अपनी तैयारियों में मशगूल है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्नाव में जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलती है या किसी अन्य पार्टी के जीत का सेहरा सर पे बंधेगा। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी के बाद जौनपुर में भी सियासत हलचल तेज हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। बिहार के नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसके बाद यूपी के जौनपुर का सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है जेडीयू लोकसभा सीट से जो है चुनाव लड़ सकती है जौनपुर में, लेकिन लंबे समय से जेडीयू के साथ रहे धनंजय सिंह का नाम चर्चा में आ रहा है। माना यह भी जा रहा है जेडीयू धनंजय सिंह पर दांव लगा सकती है। हम बात करें धनंजय सिंह की, धनंजय सिंह जो है 2 बार के विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। पिछले 2009 में बहुजन समाज पार्टी से धनंजय सिंह सांसद चुने गए और उसके बाद लगातार विधानसभा चुनाव और संसदीय चुनाव में धनंजय सिंह किस्मत आजमाया, लेकिन वो असफल रहे। हालांकि इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू से धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ा, वहीं समाजवादी पार्टी जो है मल्ली विधानसभा से जीत दर्ज की और धनंजय सिंह जो है दूसरे स्थान पर मल्ली विधानसभा सीट पर रहे, जिसके बाद धनंजय सिंह का नाम काफ़ी चर्चे में है वर्तमान समय में। आपको बता दें कि जेडीयू से राष्ट्रीय महासचिव पद पर धनंजय सिंह रह चुके हैं, वहीं वर्तमान समय में पार्टी ने धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव के पद से हटा दिया है। वहीं धनंजय सिंह की बात की जाए तो तमाम जातियों में धनंजय सिंह की पकड़ मजबूत है और जौनपुर में कुर्मी वोटरों की हम बात करें जो कि धनंजय सिंह के पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि धनंजय सिंह जो है जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो जो है उनकी जीत पक्की मानी जा सकती है, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा धनंजय सिंह जो है जौनपुर लोकसभा सीट से जो है एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। इटावा में शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची डिंपल यादव और तेज प्रताप यादव। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम कुमार। लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप सिंह यादव एक शोक संवेदना में पहुंचे, जिनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव भी पहुंची, क्योंकि भतना क्षेत्र में एक जो है शिवपाल सिंह यादव का जो प्रतिनिधि हैं उनके यहाँ एक शोक संवेदना थी, उसमें पहुंचे थे। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को लेकर जब उनसे बात की तो उनका कहना है कि कहीं न कहीं भाजपा के जो दबाव के कारण कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी द्वारा इस्तीफा दिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से महागठबंधन का जो पूरी तरीके से भाजपा जो प्रयास करती नजर आ रही थी, उसी को देखते हुए जिस तरीके से यहाँ एक चर्चा का विषय बना हुआ, जिससे इस्तीफा देते ही पूरी तरीके से भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कहीं न कहीं देखा जाए अन्य पार्टियों को भाजपा पूरी तरीके से एक दबाव में लेना चाहती है। अब देखना होगा आने वाले 2024 में किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी और जो है भाजपा को गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि इससे इस्तीफे को लेकर एक बार कहीं न कहीं देखा जाए तो राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार।
चंदौली में डीडीयू जंक्शन पर हवाले के पैसा मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। डीडीयू जंक्शन पे हवाला का पैसा मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिलदार नगर रेलवे स्टेशन के पास से एक संयुक्त युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि ये जीआरपी और साथ ही रेलवे की संयुक्त कार्रवाई में युवक को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक गिरफ्तारी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, जहां पे आयकर विभाग संदिग्ध युवक से पूछताछ की और जब रुपयों से के बारे में पूछताछ की गई तो कोई भी कागजात और कुछ भी बताने से साफ तौर से मना कर दिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार युवक राजस्थान के बीकानेर का रहने वाला बताया गया। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। सुल्तानपुर में चुनाव प्रमुख बनाए जाने के बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी ने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और लोकसभा क्लस्टर प्रमुख बनाए जाने के बाद आज नंद गोपाल नंदी का पयागीपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय द्वारा आयोजित मीटिंग में उपस्थित होकर उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की। आपको बता दें, पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी द्वारा चलाई जा रही है उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से कोई भी गार्जियन अपने बच्चे का राम राहुल नहीं रखा है। आपको चंदौली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। इस समय हमारी मौजूदगी पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास है। आपको बता दें कि सकलडीहा कोतवाली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि उड़ीसा से चंडीगढ़ के लिए ले जाई जा रही गांजे के खेप को सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। आप हमारे पीछे की तरफ देख रहे होंगे, वही वाहन है, मैजिक वाहन है, जिसमें गांजे की खेप उड़ीसा से चंडीगढ़ के लिए लेके जाई जा रही थी। आपको बता दें कि बरामद गांजा जो है लगभग 75 किलो बताया जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जो गिरफ्तार तस्कर है वो जौनपुर का निवासी बताया जा रहा है। इससे पहले भी वो लगातार 2 बार जो है गांजे की खेप को उड़ीसा से चंडीगढ़ के लिए लेकर के जा चुका था। वहीं ये तीसरी बार लेकर के जा ही रहा था कि क्राइम ब्रांच और सकलडीहा कोतवाली पुलिस ने इसको धर दबोचा। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। जालौन में कबाड़े की दुकान में लगी भीषण आग, कैसे लगी आग बता रहे हैं हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में आज अज्ञात कारणों के चलते एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी दुकान को अपनी आगोश में समेट लिया है। वहीं दुकान में आग को लगता देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया तथा आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक व स्थानीय थाना पुलिस को दी गई है। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मदद से कबाड़ की दुकान पर लगी आग के बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वहीं जब पुलिस आग को बुझा रही थी तभी दुकान के अंदर गौवंश देखे गए, जिसके बाद पुलिस व फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों की मदद से दुकान के अंदर बंधे गौवंशों को कड़ी मुशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान के अंदर रखा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। प्रयागराज में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज के कोठा पारचा इलाके के कमर्शियल मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। काफ़ी देर तक फायर ब्रिगेड की टीम मशक्कत करती रही, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है और उसके बाद जो शॉप के अंदर रखे हुए कपड़े थे वो जलना शुरू हो गए। आसपास के लोगों की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती उस जो शॉप है उसके अंदर रखे हुए सामान जलकर राख हो गए। हालांकि किसी तरह की जान की कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है।
फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मेहनत के बाद इस आग को पाया। लोगों में डर इसलिए बैठ गया था कि ये कमर्शियल इलाका है, आसपास भी दुकानें थी और ये लोगों को डर था कि कहीं ये आग दूसरी दुकानों तक ना पहुंच गया। लेकिन राहत की बात ये रही कि फायर ब्रिगेड और लोगों की जागरूकता से इस आग पर काबू पा लिया और फिलहाल दुकान का ज़रूर नुकसान हुआ है, जिसकी वो शॉप थी उसमें ज़्यादातर सामान जलकर राख हो गया। शहरीज भी निवाई प्रयागराज। अलीगढ़ में दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। उधार के पैसे और अवैध वसूली को लेकर आरोप लगाते हुए एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर लाठी डंडे ईंट पथराव करते हुए मारपीट की और इस घटना में दोनों ही ओर से महिलाओं समेत व एक छोटा बच्चा समेत 8 लोग घायल हो गए। दरअसल पूरा घटना अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के महेंद्र नगर पंचनगरी पार्क की है, जहां रविवार की देर रात अवैध वसूली और उधार का पैसे का आरोप लगाते हुए एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्षों का एक दूसरे पर आरोप है कि उनको घर में खींचकर बाहर निकालकर उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। इधर सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची और आनन फानन में सभी घायलों को मेडिकल परीक्षण व उपचार के लिए अलीगढ़ के जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर जिला अस्पताल पहुंचे घायलों को डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार देने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं जानकारी देते हुए ईएमओ डॉक्टर सचिन वर्मा के द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा देर रात 8 घायलों को जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया था, जिसमें से 6 घायलों की गंभीर हालत थी, जिनको हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया और तत्काल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज। एटा में इंटेलिजेंस विंग और पुलिस की बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष कुमार। पिलुआ के अंतर्गत इंटेलिजेंस विंग और पिलुआ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी, वहीं एक इसमें फरार हुआ है। मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जो बदमाश थे उनसे जब मुठभेड़ हुई और वहीं जब थाना क्षेत्र पिलुआ के अंतर्गत जंगलों में जाकर वो माल दूसरे ट्रक में शिफ्ट कर रहे थे, तभी मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है और जो तीसरा जो बदमाश है वो भागने में सफल रहा है। वहीं एसएसपी ने कहा कि इस पूरे मामले पर जो इलाकाई पुलिस है उसको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जल्द से उस आरोपी की गिरफ्तारी करे। बीते कई महीनों से लगातार एटा में अपराधियों का सफाया जो वर्तमान एसएसपी हैं राजेश कुमार सिंह उनके निर्देशन में किया जा रहा है, उसके चलते बदमाशों में हड़कंप मचा है। हालांकि एसएसपी ने का दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं जिनको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। सहयोगी योगेश के साथ संतोष कुमार, इंडिया वॉइस एटा। रिपोर्टर्स लाइव में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।